हाय बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मिस्टर BS BPOIC रामदासपुर दयामा प्रयागराज से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 और 12 की भौतिक विज्ञान में पार्ट 4 हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के बनने का नियम। तो चलिए देखते हैं बच्चों। हेडिंग का नाम डालिएगा प्रतिबिंब। तो जी एक व्यवहारिक भाषा होती है और एक जो किताबी भाषा है, दोनों देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यही दर्पण है। अगर हम इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में बन जाती है। तो उसी आकृति को, उस वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? और वस्तु को स्वयं का बिंब कहा जाता है। तो दो परिभाषा है। एक और परिभाषा जो किताबी भाषा है कि वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तित या अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को बोलते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चे, ये परिभाषा ज्यादा सटीक है। तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु के या किसी वस्तु से चलने वाली आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात होगा तो परावर्तित किरण, और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा बच्चों? अपवर्तित किरण। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी चर्चा कर रहे हैं परावर्तन के बारे में। तो अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तित या अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और वस्तु को स्वयं का बिंब कहा जाता है। स्वयं का बिंब कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया? परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, कौन? परावर्तित किरण या अपवर्तित। देखो, परावर्तन के पश्चात अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण होगी, और यदि प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण होगी। तो दोनों किरण चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, तो इसमें जो परावर्तित या अपवर्तित किरणें होंगी वो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और वस्तु को स्वयं का बिंब कहा जाता है। क्लियर? तो दूसरी परिभाषा है कि जब किसी दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में दिखाई पड़ती है, तो वह आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु स्वयं का बिंब कहा जाता है। क्लियर?
ये चीज परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, बेसिक चीज तैयार रखना। तो चलते हैं आगे, प्रतिबिंब की परिभाषा नोट कर लीजिए बच्चों, बैठा दें। चलते प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार में बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार? दो प्रकार का। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार का? वास्तविक, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो चलते हैं देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक मतलब जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हो, तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर वास्तव में मिलेंगे तो उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और यदि मिलती हुई प्रतीत हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? आभासी। परिभाषा देखिए बहुत सटीक। जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें, जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, और ये घटना होगी बच्चों केवल अवतल दर्पण में। ध्यान देना, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में। ध्यान देने में होगी बातें बच्चों। परावर्तित या अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अवतल दर्पण में। अगर लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस में वास्तव मिलती हैं, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज। क्लियर बच्चों? तो ये चीज जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव मिलती हैं अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। चलो बच्चे, इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। क्लियर? पर्दे पर लिया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को, याद रखिए। तो क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब। परिभाषा में थोड़ा चेंज करना है कि जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, मिलती हुई प्रतीत हो रही हो। जैसे दर्पण की बात करें बच्चों तो उत्तल दर्पण, और लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस। तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। क्लियर? यहाँ से याद रखना बच्चों, जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं, तो उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। एक ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते।
ठीक है, तो चलते हैं। तो ये था प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक और आभासी। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग का नाम, प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, बस मेहनत करिए अच्छे से। आगे चलते हैं, हेडिंग का नाम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बनने का नियम। हेडिंग का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग बच्चों, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। चलिए प्रथम नियम याद रखें। प्यारे बच्चों काफी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से समझिएगा और मन लगा के इसको देखिएगा वीडियो, और नोट्स जरूर बनाइएगा। बच्चों सीखेंगे यहाँ पर हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और कैसे बनता है, सब चीज़ सीखेंगे। अब सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर नियम पढ़ने जा रहे हैं, तो नियम जरूर बढ़िया से आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम ये है बच्चों कि अवतल हो चाहे उत्तल, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण, ध्यान देना बच्चों, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में। ऐसा होगा बच्चों, या मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है, या उत्तल दर्पण में। क्लियर बच्चों? तो कॉपी करिए, पेन डालो। लाइट कर गए बच्चों, ऐसे क्लियर दिख रहा हो, ब्राइटनेस बढ़ा लिया करिए आप लोग अगर थोड़ा अंधेरा टाइप लगता है। बस 10 मिनट और टाइम लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो समझ में आया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। क्लियर बच्चों?
तो चलिए एक फिगर बनाते हैं। फिगर जरूर बनाइए बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कैसा दर्पण है, जरूर बताइए। बच्चों ये अवतल दर्पण या कैसा दर्पण है बच्चों? अवतल। हाँ देखें, नीचे तो जगह कम है। यह अवतल है और ये उत्तल है। ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, इधर इसका वक्रता केंद्र होगा C, और ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया CP, और मुख्य फोकस हो गया F। चलिए इसमें बना लेते हैं। दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, और मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया मुख्य फोकस। इसका नाम क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष। वेट तो बच्चों परिभाषा कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो ठीक है बच्चों, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण। पहले हम अवतल दर्पण की बात करते हैं बच्चों। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण, ये परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर? चलिए उत्तल दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण है ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहले बच्चों समझ में आया, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण है। ये परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अवतल दर्पण में वास्तव में हो रहा है, और जबकि उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण ये मुख्य फोकस से आती प्रतीत हो रही है। क्लियर बच्चों? प्यार बच्चों, आगे हम लोग दूसरा, तीसरा और चौथा नियम कल पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम है घर पे, इसलिए स्टॉप करना पड़ेगा वीडियो। आप लोग पढ़िए, मेहनत से सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भी बच्चों को शेयर करिए जिनको मदद मिल सके। धन्यवाद।